आज अपन पढ़ेंगे परिचर्या के मूल सिद्धांत। परिचारक, दात्री, उपस्थाता एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। और क्या कहते हैं उपस्थाता को? क्या कहते हैं भाई? उपस्थाता परिचारक किस चीज का नाम है? कंपाउंडर नर्स। कंपाउंडर नर्स, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे चिकित्सालय में रोगी के प्रवेश की प्रक्रिया। व्याधि किसको कहते हैं? रोग। हाँ। व्याधि विनिश्चय, परीक्षण व समुचित चिकित्सा प्रदान करने हेतु रोगी को चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है। आत्ययिक अवस्था में रोगी को तुरंत चिकित्सा लाभ देने के लिए उसे शीघ्र भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। आत्ययिक किसको कहते हैं? इमरजेंसी। चिकित्सालय यंत्र शस्त्रों से संपन्न तथा चिकित्सा कर्मियों से बहुल होता है, इसलिए एक ही स्थान पर चिकित्सा क्रम से संबंधित सभी उपाय आसानी से संपन्न कराए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती क्यों करते हैं? कि वहाँ सब तरह के यंत्र शस्त्र, मेडिसिन वगैरह सब एक साथ, मतलब एक जगह ही उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इनको भर्ती करते हैं। चिकित्सालय का वातावरण रोगी के घर के वातावरण से भिन्न रहने के कारण वह हमेशा भयभीत व चिकित्सा कर्मी के प्रति आशंकित रहता है। उस समय परिचारक नर्स का यह कर्तव्य है कि वह अपने विनम्र व्यवहार से रोगी के मन की चिकित्सालय व चिकित्सा कर्मियों के प्रति सुरक्षा व विश्वास की भावना पैदा करे। परिचारक का क्या कार्य है? कि वो रोगी को संतुष्ट करे। चिकित्सालय में विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति आते हैं। सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। उनके व्यवहार से, चिकित्सालय में प्रयुक्त रासायनिक द्रव्यों के गंध से, रोगियों में वेदना की अनुभूति से, असामयिक मृत्यु आदि कारणों से रोगी भयभीत व अपने रोग की अवस्था के प्रति आशंकित हो जाता है। अगर पास में और कोई रोगी और वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसको देख करके वो घबरा जाता है, जिससे वह पूर्ण स्वस्थता का अनुभव न करते हुए चिंता का आदि विकारों से ग्रस्त रहता है। कभी कभी चिकित्सा कर्मियों के उपेक्षित व्यवहार के कारण भी वह व्याधि से समन के प्रति चिंतित हो जाता है। अगर मान लो परिचारक वगैरह, धात्री वगैरह का जो ये उपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं, तो वो जब भी, मतलब अपने आप को वो असंतुष्ट समझता है। आज के आर्थिक युग में धन के बिना किसी भी कार्य का संपादन असंभव है। चिकित्सालय में रोगी के भर्ती होने से वह अपना कार्य नहीं कर पाता, जिससे उसे नुकसान होने की संभावना, आशंका बनी रहती है। इसलिए इस कम समय में ही स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जाकर अपने कार्य में लगना चाहता है। भाई रोगी होगा वो न्यू चाहे कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हूँ, अपने काम पर जाऊं। परिचारक के ही रोगी के अधिक सानिध्य में रहता है। उस समय उसका कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार से रोगी द्वारा बताई गई समस्त समस्याओं का यथोचित समाधान कर उसे चिकित्सा लाभ लेने के लिए प्रेरित करे। जो रोगी अपने दैनिक कार्य का संपादन स्वयं कर लेते हैं, उनके लिए चिकित्सालय भवन में स्थित शौचालय, मूत्रालय, स्नानघर आदि की जानकारी देकर उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परंतु जो रोगी अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ है, भाई जैसे वृद्ध आदमी है, बच्चा है, या कोई अंग भंग टूटा हुआ है, तो वो अपने आप नहीं जा सकता, तो उनके सहायता करनी चाहिए। उन्हें परिजनों की सहायता से मल मूत्र, शौच, कर्म, स्नान
अभ्यंग आदि क्रियाओं का संपादन करवाना चाहिए। अशक्त रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए व्हील चेयर या शैया से दूसरी शैया पर स्थानांतर करने के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था करनी चाहिए। महिला रोगी के भर्ती रहने का महिला वार्ड में फीमेल नर्स तथा पुरुष वार्ड में मेल नर्स को ही ड्यूटी देनी चाहिए। ठीक है, रोगी की गंभीर स्थिति होने पर उसे अकेला वार्ड में नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें आता है एक पॉइंट में कि अंतरंग विभाग में रोगी प्रवेश। अंतरंग विभाग किसको कहते हैं? इंडोर। चिकित्सालय में रोगी के आने पर परिचारक को शिष्ट व्यवहार करते हुए विनम्रतापूर्वक उसके प्रश्नों का यथोचित समाधान करते हुए प्रवेश करना चाहिए। रोगी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वह अपना परिचय देते हुए अन्य कर्मियों से भी उसका परिचय कराना चाहिए, जिससे वह समय उनसे सहयोग प्राप्त कर सके। चिकित्सालय में स्थित सभी वार्ड, ड्यूटी रूम, स्नानघर, मूत्रालय, शौचालय आदि सुविधाओं की जानकारी उसे देनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त अत्यधिक अवस्था में परिचारक को अपनी दक्षता, बुद्धि, कौशल का परिचय देते हुए शीघ्र शैय्या प्रबंधन कर चिकित्सा व्यवस्था कराने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। रोगी को भर्ती करने के पश्चात उसके साथ आए हुए परिजनों को चिकित्सालय के नियमों, चिकित्सा प्रक्रियाओं तथा रोगी की दिनचर्या पर पथ्य व्यवस्था की जानकारी देनी चाहिए। चिकित्सालय में रोगी से आगंतुकों को मिलने का समय अलग अलग होता है। कार्य में बाधा होने व अत्यधिक भीड़ से बचने तथा रोगी को अधिक से अधिक आराम मिले, इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें यथा समय अंतर्गत आने की सलाह देनी चाहिए। शैय्यावस्था। यदि रोगी स्वयं चल फिर सकता है तो उसके साथ परिचारक को जाकर शैय्या पर उसे आराम से लेटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परंतु यदि रोगी ऐसा है, दुर्बल है, वृद्ध है, गंभीर रोग से ग्रसित है, स्ट्रेचर लाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर जानते हो क्या आती है? हाँ, जो मतलब हॉस्पिटलों में एक मतलब वो, हाँ, चार पाई की तरह एक स्ट्रेचर होती है वहाँ है। हाँ, तो उसे निर्धारित वार्ड में लाकर उसे शैय्या पर अन्य परिचारक की सहायता से स्थानांतरित करना चाहिए। यदि उसे वस्त्र परिवर्तन कराना है तो भी अन्य परिचारक की सहायता से भी स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र परिवर्तन कराना है। जो भी अन्य परिचारक की सहायता से ही स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र परिवर्तित करना चाहिए। तत्पश्चात चिकित्सक व अन्य कर्मियों को रोगी के आसन ग्रहण की सूचना देनी चाहिए। रोगी अवस्था निरीक्षण। परिचारक अपने कार्य कुशलता के कारण रोगी के शारीरिक भावों के आधार पर उसकी पीड़ा, उग्रता व व्यवहार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। शरीर की मुखाकृति, गति में होने वाले परिवर्तन, त्वचा की रुक्षता, विवरणता, नेत्र, जीवा आदि की परीक्षा दर्शन इंद्रिय से ही की जाती है। चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट नाड़ी, तापमान, श्वसन, रक्तभार आदि की परीक्षा कर रोगी व्यवस्था पत्रक में अंकित कर देना चाहिए। रोगी द्वारा बताए गए लक्षणों एवं स्वयं के परीक्षणों का ज्ञान चिकित्सक से बता लेना चाहिए। चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट प्रयोगशाला परीक्षण, एक्सरे, सोनोग्राफी को रिपोर्ट व्यवस्था पत्रक के साथ संलग्न कर देना चाहिए। रोगी के पहने हुए आभूषणों जैसे पैसे आदि को लेकर उसके परिजन को दे देना चाहिए, जिससे वह उसे उसके घर भिजवाने की व्यवस्था कर सके। चिकित्सालय सार्वजनिक स्थान होता है जहां अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं। उन व्यक्तियों के द्वारा व चिकित्सा कर्मियों के द्वारा रोगी के बहुमूल्य सामानों की चोरी की आशंका बनी रहती है, इसलिए उन्हें परिजनों के संभलवा देना चाहिए या एक सूची बनाकर ड्यूटी कक्ष की अलमारी में रख देना चाहिए। व्यक्तिगत आंकड़ों का संधारण करना। चिकित्सालय के बहिरंग विभाग में रोगी के प्रवेश करते हुए पूछताछ रजिस्ट्रेशन कक्ष में रोगी का नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, जाति, स्थायी पता आदि पूछकर रोगी रजिस्टर में इंदराज कर लिया जाता है। परंतु अत्याधिक व्यवस्था में उन्हें सीधे चिकित्सक कक्षा अंतरंग विभाग में लाया जाता है। उस समय परिचारक रोगी की अवस्था को देखकर उनके परिजनों से उनकी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उसे व्यवस्था पत्रक व रोगी रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए। यदि रोगी को शल्य कर्म के लिए शल्य कर्मागार में भेजा जा रहा हो तो उसके परिजनों से लिखित स्वीकृति लेकर अपने पास व्यवस्था पत्रक को संलग्न कर देना चाहिए। समझ में आया क्या? ये इसमें यूं है कि जैसे मान लो वो पत्रक होता है, रोगी आ गया, उसका नाम लिखना, रजिस्टर वगैरह होते हैं ना अपने,
उसमें हाँ उसका नाम लिखो, उसका पता है, आयु है, हर चीज लिखो। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी केस आ गया तो वो फिर परिचारक है ना, वो परिचारक वहां जाकर के लिखवाएगा नाम पता वगैरह सब। हाँ। शैय्या व्यवस्थापन, रोगी हेतु शैय्या व्यवस्था करना परिचारक का प्रमुख कार्य है। रोगी की रोगानुसार प्रक्रिया करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के वार्ड बनाए जाते हैं। आधुनिक चिकित्सालय में रोगी व रोगी के अनुसार इनका निर्धारण किया जाता है। जहां एक ही व्याधि से ग्रसित अनेक रोगियों को एक साथ सामान्य वार्ड, जनरल वार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, रखा जाता है। वही विशेष परिस्थितियों में अन्य रोगियों को विशेष वार्ड, स्पेशल वार्ड में या एकल रूप में रखा जाता है, जिसे व्यक्तिगत वार्ड, प्राइवेट वार्ड भी कहते हैं इसको। इसमें रोगी की परिचर्या हेतु विशेष साधन, स्नान घर, शौचालय आदि की व्यवस्था रहती है। आप आकानी स्पेशल रूम दे दोगे, ये स्पेशल रूम होता है, उसके अंदर ही लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब कुछ व्यवस्था वही रहती है। प्रमुख व्यक्तियों के लिए विशेष वार्ड, वीआईपी वार्ड होता है, जिसमें नैदानिक परीक्षण के उपकरण व अन्य साधन उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त गंभीर अवस्था में यंत्र उपकरणों की सुचित शिक्षा व परिचर्या हेतु एक अलग यूनिट होती है, जिससे आईसीयू है, ये लिखे है इंटेंसिव केयर यूनिट, हाँ कहते हैं। सामान्य वार्ड में सभी व्याधियों से ग्रस्त रोगी एक साथ रहकर चिकित्सा लाभ लेते हैं। उनके लिए एक शैय्या, शैय्या के सहायक उपकरण, स्टूल, बेड, लाकर, बेंच आदि होते हैं। इन सभी को मिलाकर रोगी की यूनिट कहलाती है। इन चीजों सभी को मिलाकर के यूनिट कहलाती है। रोगियों को अधिक से अधिक आराम मिले, इस हेतु इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शैय्या व्यवस्था की जाती है। चिकित्सालय में लोहे या एल्यूमिनियम के बने शैय्याओं का उपयोग किया जाता है। ये हल्के, मजबूत व सादा होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जाती है। इनमें गिरियां लगी रहती है, जिसमें रबड़ का टायर रहता है, जो इसके कर्कश ध्वनि को कम करता है। शैय्या 6.5 यानी 6.5 फीट लंबी और 3.5 फीट चौड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये पैमाना दिया गया है। शैय्या न अधिक ऊंची हो न नीची हो, जिससे परिचारक व चिकित्सक बिना किसी परेशानी के परिचर्या व चिकित्सा कर सके। शैय्या के प्रकार, हाँ ये शैय्या के प्रकार बताए गए हैं। चिकित्सालय में रोगी की आवश्यकता व रोग के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैय्याओं का उपयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है। सामान्य शैय्या, चिकित्सालय में सभी वार्डों में सामान्यतः जिस शैय्या का उपयोग किया जाता है उस शैय्या को सामान्य या साधारण शैय्या कहते हैं। यह शैय्या सीधी सामान्य प्रकार की होती है, जिसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं होता। एक होती है पट शैय्या। इस प्रकार की शैय्या में लकड़ी की पट्टियां लगी रहती है, जो अस्थि भंगन यानी फ्रैक्चर ऑफ बोन के रोगियों में उपयोग होती है। क्यों इसको सीधा लिटाया जाता है, उतनी चीज जगह नहीं होती, न गद्दा होता है, एक तरह से पट्टा लगा करके उसको भी लिटाया जाता है। पट्टियों के समायोजन पर कुछ स्थान छोड़ देते हैं, जिससे उस भाग को हवा मिल सके, बीच बीच में थोड़ी जगह छोड़ते हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस शैय्या में गिरी यानी पुल्ली लगी रहती है, जिसकी सहायता से वजन लटकाया जाता है, जिससे ट्रैक्शन देने में सहायता मिलती है। अच्छा, अब है फाउलर शैय्या। यह शैय्या 3 स्थानों में मुड़ी रहती है, जिससे रोगी ऊर्ध्वाधर स्थिति में लेटे रहता है। यह शैय्या का प्रयोग उदर पाटन व वक्ष स्थल की शल्य क्रिया करने के पश्चात लगाने के लिए शिवनी पर दबाव न पड़े करने की अवस्था में पीठ व जगत प्रदेश की मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। ये कुछ पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। हाँ। हृदय रोगी शैय्या, यह शैय्या भी 3 स्थानों से मुड़ी हुई रहती है। जैसे पहले आप तीसरे भाग में पढ़ा था ना, उसी प्रकार से मुड़ी हुई होती है, ऐसे इस तरह से पीछे की तरफ थोड़ी सी। रोगी को अधिक से अधिक आराम मिले, ये पीठ घुटने के पास मुड़ी रहती है। हृदय रोगजन्य श्वास यानी कार्डियक अस्थमा में श्वसन क्रिया के कष्ट को कम करने के लिए इस शैय्या का प्रयोग किया जाता है, जिससे रोगी आराम पूर्वक कुर्सी पर बैठी हुई स्थिति की तरह रहता है, तथा दैनिक कार्य, भोजन आदि करने के लिए शैय्या पर ओवर बेड टेबल रख देते हैं।
नेल्सन सैया, इस प्रकार की सैया में एक ही मोड़ होता है जिससे रोगी को पेट के बल लेटाकर नितंब प्रदेश को ऊपर उठाकर देते हैं, जिससे कफजन्य व्याधियों में स्टीवन आसानी से पूर्वक निकल जाता है। आचार्य सुश्रुत द्वारा निर्दिष्ट सैया, आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में एक विशेष प्रकार की सैया का उल्लेख किया है जो अस्थि भंगन के रोगियों के लिए उपयोगी होती है। इसमें उरु जंगा के घुटने पर रोगी को लकड़ी की बने तख्ते पर लेटाना चाहिए। रोगी क्षतिग्रस्त भाग को हिला डुला नहीं सके, इसके लिए 5 लोहे की कील को गाड़कर, जिसमें से एक तलवे के पास, 2 जंगा के पास और उरु के पास गाड़ना चाहिए। मतलब हम क्या है कि जो सो रहे है नहीं, अस्थि भगन हो गया कहीं, तो उसको एक जगह रखने के लिए वो कील गाड़ देते थे पहले उस चारपाई पे। सैया के सहायक उपकरण क्या है? रोगी को सुविधा प्रदान करने के लिए सैया के साथ अन्य उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे बैक रेस्ट। रोगी को अर्ध शयनावस्था में रखने के लिए लोहे या स्प्रिंग का यह बना होता है जो सैया में लगा रहता है। इसके ऊपर तकिया रखकर उपयोग किया जाता है। नी रेस्ट, उदर की मांसपेशियों व नी जॉइंट की मांसपेशियों को विशेष आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अनुरूपता में तकिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें रोगी की स्थिति कुछ समय बाद परिवर्तित करते रहते हैं। फुट रेस्ट, पैरों को आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर पैरों को सीधा रखने में आसानी होती है। बेड क्रेडल, इसका प्रयोग अग्निदग्ध श्वास रोगियों में किया जाता है, जिससे रोगी चादर व कंबल के भार से बचता है तथा आसानी पूर्वक श्वास प्रश्वास के अंगों को हिलाना आदि करता है। इसका प्रयोग करने से वस्त्र शरीर के संपर्क में नहीं आते तथा अग्निदग्ध में वस्त्र चिपकते नहीं। रेत की थैली, शरीर के अंगों को आधार प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थि भंगन यानी फ्रैक्चर बोन के रोगियों को में क्षतिग्रस्त भाग के नीचे रखने के लिए इस थैली का प्रयोग किया जाता है। हार्ट टेबल, इसका प्रयोग श्वास रोगियों, हृदय रोगियों में किया जाता है। इसे और बेड टेबल भी कहते हैं। इसका प्रयोग रोगी की सुविधा के लिए पढ़ने लिखने, भोजन करने, मुख प्रक्षालन आदि कर्म करने में सहायता के लिए किया जाता है। अब है बेड साइड कमोड। यह एक कुर्सी होती है जिसके बीच के भाग में बड़ा छेद होता है। इस पर बैठकर रोगी मल मूत्र का विसर्जन करता है तथा छिद्र में से होकर मल नीचे पात्र में इकट्ठा होता है। ये अपने घरों में लगाते हैं ना आजकल, उस बहुत चीज है ये। बेड साइड लाकर, रोगियों के दैनिक काम में आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एल्यूमिनियम या लोहे की बनी होती है। यह सैया के समीप रखी जाती है, इसलिए इसे बेड साइड लाकर कहते हैं। मैं देखा हुआ आपने कभी हॉस्पिटल में कि पास में एक अलमारी सी होती है, उसके अंदर कोई दवाई वगैरह आपको सामान है वो रखने के लिए सामान रखकर लॉक कर देते हैं तथा ऊपर पानी, फल, औषधि आदि रखते हैं, जिससे उसे रोगी आसानी से स्वयं ले लेता है। इसके अतिरिक्त रोगियों के परिजनों के लिए सैया के पास स्टूल या बेंच रखी जाती है, जिससे वे रोगी की सैया पर न बैठकर स्टूल या बेंच में पर बैठते हैं। दुर्बल, वृद्ध, अचेतन रोगियों के मल मूत्र विसर्जन के लिए प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के पात्र की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसे सैया पर ही आसानी पूर्वक मलों का विसर्जन कराया जा सके। दूषित पदार्थों, रक्त, पूय, पट्टियों व स्टीवन आदि को डालने के लिए किडनी ट्रे या स्पुटम कप का प्रयोग किया जाता है। एक तो किडनी ट्रे होता है, एक स्पुटम ट्रे होता है। ये इसमें दिया हुआ है ना, ये थोड़ा ध्यान, किडनी ट्रे जो भी पास में है वो रख देते हैं उनके। सैया को सुसज्जित करने की विधि, अब सुसज्जित करने की विधि बताई गई है आगे। रोगी को अधिकाधिक आराम मिले तथा निद्रा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैया का व्यवस्थित रहना आवश्यक होता है। इस व्यवस्थापन में सैया पर निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग में आती है। दरी, मैट बोलते हैं उसको। सैया पर सर्वप्रथम सूती दरी बिछाई जाती है जो 6.5 फीट लंबी और 3-5 फीट चौड़ी, ये मतलब 4 पाई की तरह ही वो बेड होता है ना अपना, उस साइज का। इसका प्रयोग करने से सैया पर लगे जंग आदि गद्दे पर नहीं लगते तथा गद्दा स्वच्छ रहता है। गद्दे, मैट्रेस, दरी के ऊपर सामान्यतः
6.25 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा बिछाया जाता है, जो मोटा, मजबूत व मुलायम होना चाहिए। यह रुई या डंडप का बना होता है। रोग के अनुसार जल या हवा पूरी गद्दे का भी प्रयोग किया जाता है सकता है। गद्दे पर गंदगी न लगे, हमेशा स्वच्छ रहे, इस हेतु मजबूत सूती गिलाफ या कवर चढ़ाया जाता है। चादर, शीट्स, गद्दे को स्वच्छ रखने के लिए तथा रोगी के ओढ़ने के लिए चादर का प्रयोग किया जाता है। यह सूती कपड़े की बनी होती है, 270 सेंटीमीटर लंबी और 190 सेंटीमीटर चौड़ी। यह वजन में हल्की होनी चाहिए, जिससे इसे आसानी से पूर्वक साफ किया जा सके। तकिया, पिलो, यह रुई का डंलप ही की बनी होती है, जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर, मोटाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रोगी के सिर व गर्दन को आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तकिए को गंदगी से बचने के लिए इसके ऊपर सूती वस्त्र का गिलाफ चढ़ाया जाता है। मैग्नेटास, गद्दा या चादर के बीच रबड़ की मैग्नेटास का प्रयोग किया जाता है। अचेतन अवस्था में रोगी, वृद्ध बालक के अनियंत्रित मल मूत्र ये गद्दे को गिल्ला व गंदा होने से बचाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। रबड़ उष्मा का कुचालक होता है, इस हेतु मैग्नेटास के ऊपर सूती चादर बिछाई जाती है। कंबल, रोगी को शीत प्रवाह से बचाने के लिए ऊनी व हल्के कंबल प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः लाल रंग का होता है। ऊनी होने के कारण शरीर पर चुभन व गंदगी से बचाने हेतु इसके ऊपर गिलाफ का प्रयोग किया जाता है। रोगी की शैया पर पायदान की तरह है, चादर व कंबल को ओढ़ने के लिए पश्चात मोड़ कर रखा जाता है, जिससे वे गद्दे गंदे न हुए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनः प्रयोग किया जा सके। ये सामान्य चीजें हैं, सारी है। अब वो थोड़ा सा ये और पढ़ देते हैं। थोड़ा क्या टाइम हो गया वैसे? कितना मिनट हो गया है? थोड़ा और पढ़ा देते हैं इसको, एक चैप्टर। शैया व्यवस्थापन में परिचारिका का कर्तव्य है। अब परिचारिका का क्या कर्तव्य है शैया व्यवस्थापन में? रोगी की शैया व्यवस्थापन में एक कला है, जिसे परिचारक अपनी दक्षता, बुद्धि, कौशल व सुचिता से संपादित करता है। शैया व बिस्तर के आरामदायक रहने पर ही रोगी सुखपूर्वक नींद लेता है, जिससे वह शीघ्र स्वस्थता का अनुभव करता है। शैया व्यवस्थापन में परिचारक को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिस्तर लगाने के पूर्व व पश्चात अपने हाथ को विसंक्रमित द्रव्यों से अच्छी प्रकार से धोना चाहिए, जिससे संक्रमण की संभावना नहीं रहे। दरी, चादर व गद्दे को अच्छी तरह सलवटें हटाकर बिछाना चाहिए। इस कार्य के लिए अन्य परिचारक की सहायता लेनी चाहिए। गद्दे की रोई इकट्ठी नहीं रहनी चाहिए, जिससे शैयावरण बेड शोर होने की संभावना नहीं रहे। प्रत्येक दिन चादर को ठीक से बिछाना चाहिए। चादर व कंबलों को ओढ़ने के पश्चात मोड़कर शैया के पायदान के पास ठीक प्रकार से रख देना चाहिए। चादर को इकट्ठा कर धूल आदि झाड़कर बिछा करना चाहिए। कभी भी इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। बिस्तर को नियमित रूप से बिछाना चाहिए, जिससे रोगी को असुविधा नहीं होवे तथा आवश्यकता पड़ने पर चादर आदि उपलब्ध हो सके। रोगी के बिस्तर पर गीला व गंदा वस्त्र नहीं रखना चाहिए। रोगी का वस्त्र मलमूत्र आदि छूने के पश्चात हाथ धोकर ही अपना शरीर छोड़ना चाहिए। रोगी के समुचित देखभाल की प्रक्रिया एवं योजना निर्धारण। चिकित्सालय में रोगी अपने घर के वातावरण से दूर उचित चिकित्सा व परिचर्या कराने के लिए आता है। प्रारंभिक काल में वह चिकित्सालय में वह कर्मियों के कार्यों व्यवहार से अनभिज्ञ रहता है तथा चिंतन व भयभीत रहता है। उस समय परिचारक के रोगी के अधिक समय तक समीप रहता है। तब उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्टाचार, विनम्रता, बुद्धि, कौशल के आधार पर रोगियों में, चिकित्सालय व चिकित्सा कर्मियों में प्रति विश्वास उत्पन्न कर सके। उसके द्वारा हम पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके, उत्तर बिना किसी संकोच के सरलतापूर्वक देवें तथा उसकी परिचर्या ठीक प्रकार से करें। रोगी की समुचित देखभाल में निम्नलिखित परिचर्या की जानी चाहिए। ये परिचर्या है रोगी के वार्ड का निर्धारण, तापमान लेना, श्वसन गति मापन, शारीरिक स्वच्छता,
स्नान, नाड़ी मापन, रक्त भार मापन, शैय्या व्यवस्थापन, बिस्तर लगाना, मूत्र पात्र आदि की व्यवस्था, पथ्य व्यवस्था, ये 11 चीजें हैं जो उसकी देखभाल की है। बस ठीक है, आज का हो गया। तो और पढ़ाएं? हाँ, ये सामान्य चीजें हैं, ये थोड़ी सी पढ़ने की